हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मुस्कान सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ टैलेंट अकेडमी। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ऑफ क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत डिटेल्ड वाला चैप्टर है, समझने का बहुत ज़रूरत है। एकदम डिटेल्ड फॉर्म में रहेगा वीडियो, ठीक है, थोड़ा लंबा रहेगा वीडियो, बट वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। या फिर मे बी हम कोशिश करेंगे कि इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें। बहुत लंबे 3-3 घंटे की वीडियोस हो जाते हैं तो तुम लोग के लिए भी दिक्कत होता है पढ़ने में, राइट। तो इसलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ओके, रिप्रोडक्शन मतलब क्या समझते हैं हम लोग? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ इट्स ओन काइंड, यंग वंस, अपने ही काइंड के। अब ऐसा तो नहीं होता कि डॉग्स कैट्स को बर्थ दे रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अपने ही काइंड के, अपने ही स्पीशीज, अपने ही जेनेटिक्स के न्यू वन, यंग वंस को प्रोड्यूस करना इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं इन एनिमल्स। प्लांट्स में 3 होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी हम एक तरीके का रिप्रोडक्शन लेते हैं, राइट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लेते हैं। लेकिन प्लांट्स में 2 ही तरीके होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दैट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये देखो रिडक्शन हो गया यहाँ पे, दिस विल बी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ओके। So, asexual reproduction, the process of reproduction in which new individuals are produced from a single parent। यहाँ पे 2 पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती है, कोई फ्यूजन ऑफ गेमेट टेक प्लेस नहीं कर रहा है। एसेक्सुअल में क्या है, 1 पेरेंट ही खुद को डिवाइड करके या खुद को मल्टीप्लाई करके, बडिंग करके, बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस करके वो अपने आप को यंग वंस में डेवलप करते, राइट। यहाँ पे कोई फ्यूजन ऑफ गेमेट्स नहीं हो रहा है, मेल गेमेट अलग, फीमेल गेमेट अलग, ऐसा कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। दैट इज एग्जांपल हो गया तुम्हारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज आर्किया बैक्टीरिया। Asexual is found in the eubacteria. Many plants and fungi reproduce asexually as well. तो eubacteria, archaebacteria are the groups of bacteria, ठीक है। इसको डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में जाके, हम लोग 8th-9th में तुम लोग को डिवीजन पढ़ना होगा, या अभी भी तुम लोग का होगा फैमिलीज एंड फो वाला जो चैप्टर है, दैट इज, ठीक है। तो आर्किया हो गया, यूबैक्टीरिया, दीज आर द डिविजन्स ऑफ बैक्टीरिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में टेक प्लेस होता है। मेनी प्लांट्स एंड फंगाई रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एज वेल। तो बहुत सारे प्लांट्स भी और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, फंगाई भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ 2 गेमेट्स हो रहा है, मेल और फीमेल गेमेट का यहाँ पे नेसेसिटी होता है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, कोई भी एनिमल, टाइगर, एलिफेंट, एनी एनिमल जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दैट विल बी नीडेड एज मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूजन टेक प्लेस। जरूरत है, एक प्रोसेस का जरूरत होता है जहां पे दोनों फ्यूज करते हैं एंड देन इट डेवलप्स इनटू जाइगोट एंड फ्यूचर न्यू वन। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स प्रोड्यूस गेमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एग बनाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्पर्म बनाएगा, दोनों का फ्यूजन टेक प्लेस करता है एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट खुद को डिवाइड करके फ्यूचर में जाके एक पूरा प्रॉपर ह्यूमन बीइंग या न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन फ्यूजन से टेक प्लेस बिगिन करता है, ठीक है, फ्यूजन हो रहा है जहां पे मेल और गेमेट, फीमेल गेमेट का, दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमंस। अब रिप्रोडक्टिव इन ऑर्गन्स हम लोग ह्यूमन का सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बींग्स में। तो 2 तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हम लोग आज पहले पढ़ेंगे। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, तो ये पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ठीक है। तो क्या हो गया सबसे पहला? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर में बोलते हैं टेस्टिस। 2 sperm ducts and a penis, ये 3 पार्ट होते हैं जिसमें
मेल रिप्रोडक्टिव सम अप होता है. दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गेमेट्स कॉल्ड द स्पर्म. तो ये स्पर्म कौन कर रहा है प्रोड्यूस? टेस्टिस. स्टोर कहाँ हो रहा है? मिलियंस ऑफ मेल गेमेट्स स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस. दो स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज. ईच हैज अ हेड, अ मिडल पीस, अ टेल. अभी हम लोग फ्यूचर में भी पढ़ेंगे फर्दर कि स्पर्म का क्या डायग्राम होता है, क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे मूव करता है. एवरीथिंग वी विल स्टडी. ओके. स्पर्म इज अ सिंगल सेल दैट is a single cell with all the usual cell components. जितने भी सेल कंपोनेंट्स मेनली होते हैं एक सेल के अंदर वो स्पर्म के अंदर होता है. एक सिंगल सेल होता है लेकिन सारे कंपोनेंट्स जो एक सेल में प्रेजेंट होने चाहिए वो स्पर्म में प्रेजेंट होता है. आई बात समझ में? तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या कंटेन कर रहा है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस. समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं. देखो ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस इज स्पर्म. अब स्पर्म का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो दिस इज द हेड पार्ट. दिस इज द हेड पार्ट. ये मिडिल पीस इसको बोलते हैं. यहाँ पे मेनली जो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर रहा है वो मिडिल पीस में रहता है. एंड दिस इज द टेल. और टेल के थ्रू वो मूव करते हैं स्पर्म जो है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. फ्रॉम द स्पर्म डक्ट, वो जहाँ पे देखो टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है स्पर्म और वहां से फिर स्पर्म डक्ट के थ्रू, पेनिस के थ्रू वो इजेक्ट आउट होता है. राइट. तो ये स्पर्म मूव कैसे कर रहा है? तो ये टेल इसका प्रेजेंट रहता है, इसके थ्रू वो मूव करता है. देखो इस तरीके से स्पर्म का डायग्राम होता है. ठीक है. दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, दिस इज द पेनिस. आउटर जो पार्ट आउटसाइड निकला हुआ रहता है दैट इज द पेनिस. ठीक है. एंड देन सेमिनल वेसिकल, रेक्टम, प्रोस्टेट ग्लैंड, कूपर्स ग्लैंड एंड एपिडिडाइमस. ये हम लोग को फ्यूचर में पढ़ना भी, प्रॉपर डिटेल फॉर्म में पढ़ना भी. अभी इतना जान लो कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. समझ में आया? चलो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट दैट इज फेलोपियन ट्यूब एंड द यूटेरस. दीज आर द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट रहता है, मतलब 2 ओवरीज प्रेजेंट रहते हैं. 2 ओवरी है तो 2 फेलोपियन ट्यूब भी रहेगा. दैट इज नोन एज ओविडक्ट एंड द यूटेरस. ठीक है. These are the female reproductive organs. Ovary produces female gametes called ova, जिसको हम लोग egg भी बोलते हैं. In human beings, a single matured egg is released by one of the ovaries into the oviduct every month. Uterus is the part where the development of the baby takes place. And egg is also a single cell. एग और स्पर्म दोनों सिंगल सेल होते हैं एंड देन जब वो फ्यूज करता है तो डबल सेल जाइगोट बनता है. समझ में आया? चलो देखो अब हम लोग पढ़ते हैं दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या पार्ट होता है? ओवरीज होते हैं एक पेयर ऑफ ओविडक्ट होता है एंड अ यूटेरस होता है. ठीक है. और जो गेमिट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रोड्यूस करता है दैट गेमिट इज नोन एज ओवा. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या होता है? स्पर्म होता है. इन द सेम वे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवा फॉर्म करता है विच इज ऑल्सो नोन एज egg. In human beings, a single matured egg is released by one of the ovaries. तो अब क्या होता है? जैसे मान लो simultaneously, मान लो एक मंथ में इस ओवरी से एक ओवा मैच्योर होके ओविडक्ट के थ्रू क्रॉस किया तो सेकेंड मंथ में इस ओवा से करेगा. ठीक है. 1 फिर ये ऑल्टरनेटिवली ये ओवरीज जो है वो 1 ओवा हर मंथ मैच्योर करके यूटेरस तक पहुंचाती है, फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाती है, जहां पे अगर स्पर्म का एंट्री होता है तो वो फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा और अगर स्पर्म का एंट्री नहीं होता है तो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू बाहर जो ब्लड जितना भी लेयर रहता है वो डिसइंटीग्रेट करके फिर बाहर निकल जाता है एंड दैट इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, जिसको नॉर्मली हम लोग कैजुअल लैंग्वेज में पीरियड्स बोलते हैं. राइट. तो वो मेंस्ट्रुएशन जो रहता है वो अगर फ्यूजन नहीं होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तब जाके मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है. क्योंकि वो जो ब्लड, जैसे मान लो अब क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हम पूरा बताएंगे, अभी धीरे धीरे हल्का हल्का समझा दे रहे हैं. यहाँ से मान लो एक ओवा जो है वो मैच्योर होके फेलोपियन ट्यूब तक आया. ठीक है. और यहाँ पे स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ,
होगा तो यहाँ पे वो स्पर्म का एंट्री जाके इसको फ्यूज करेगा एंड दैट विल फॉर्म अ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, वो धीरे धीरे यहाँ पे आएगा एंड देन ये पहले से ही यूटेरस तैयार रहता है, खुद को ब्लड लाइनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थिक ब्लड लाइनिंग बना के रखता है। अगर यूटेरस मतलब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जो फीटस है वो डेवलप करने के लिए यूटेरस में आता है तो वो उसको पूरा सर्कल करके ब्लड लेयर से वो उसको कैच करके पूरा उसको कवर करके रखता है ताकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे और सही तरीके से प्रोटेक्टेड रहे, राइट। वो क्योंकि ग्रो करेगा धीरे धीरे, यूटेरस जो है वो इनलार्ज होता है, तो यूटेरस को भी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, उसको फीटस को संभालने के लिए, रखने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए इनलार्जमेंट की जरूरत होती है, राइट। तो इसलिए यूटेरस को पूरा वो खुद को प्रिपेयर करके रखता है। लेकिन इफ स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, यहाँ पे फीटस का फॉर्मेशन नहीं होता है, जाइगोट नहीं बनता है, तो क्या होता है, जितना भी लाइनिंग रहता है जो यूटेरस ने तैयारी करके रखी थी वो नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ। तो अब यूटेरस जो तैयारी करके रखा है वो तो अब क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मंथ का तैयारी करना है। तो अब उसको हटाने के लिए जितना भी ब्लड लाइनिंग बना रहता है वो डिसेंट्रीगेट करके टूट टूट के फिर वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है वो ब्लड। तो दैट ब्लड इज नोन एज, दैट साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। समझ में आया? ये हम लोग प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे, हम तुमको पूरा डायग्राम बना के समझाएंगे, ठीक है। इतना तक समझ में आया? दिस इज कॉल्ड ह्यूमन ओवम। ओवम बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियस होता है ये एग जैसा, इसी को बोलते हैं, सिंगल सेल्ड होता है, ओवा इसी को बोल रहे हैं। समझ में आई बात? इतना तक सबको समझ में आया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या क्या कंटेन करता है, कैसे प्रोसीजर होता है रिप्रोडक्शन का, स्पर्म का एंट्री कैसे होता है। अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना था कि रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट रहता है। ओके, चलो फर्दर पढ़ते हैं हम लोग। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गेमेट दैट इज स्पर्म विथ फीमेल गेमेट दैट इज ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको यही याद नहीं रहेगा तो फर्टिलाइजेशन वालों डेफिनेशन ही आ गया फर्टिलाइजेशन का, या फिर अभी तो कोई ऐसा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना तुम लोग। जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज करेगा तभी तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा ना। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट दैट इज ऑफ स्पर्म एंड ओवम। समझ में आया? चलो देखो कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन। स्पर्म यहां प्रेजेंट है, ठीक है, एंड ओवम पहले से रहता है इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और द कॉपुलेशन के प्रोसेस से स्पर्म जो है वो थ्रू यूटेरस एंटर करता है। एंटर करने के बाद जब वो बहुत, अब एक स्पर्म तो है नहीं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म रहते हैं, राइट। तो जब वो स्पर्म जो है वो ओवम की तरफ जाता है तो एक स्पर्म, ओनली वन स्पर्म फ्यूजेस विद द ओवम। नहीं है कि मिलियन स्पर्म जो है वो सारे के सारे फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, नो। समझ में आई बात? मिलियंस में से एक स्पर्म चोजन रहता है विच फर्टिलाइजेस द ओवम एंड फॉर्म्स अ जाइगोट, जो कि फर्दर डेवलप करके फीटस में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? फीटस मतलब तुम लोग समझ रहे हो ना, व्हाट इज फीटस? फीटस जो बेबी, न्यू बॉर्न बेबी डेवलप करता है दैट इज नोन एज फीटस। फीटस जब बर्थ होके बाहर निकल जाता है दैट इज कॉल्ड इन्फेंट। तो एक एक बायोलॉजिकल टर्म्स दिए रहते हैं बायोलॉजी में हर चीज के लिए, हर प्रोसेस के लिए, ठीक है। जाइगोट डेवलप, उसका भी अलग अलग, हर सेल स्टेज का भी अलग अलग नाम होता है, अभी तुम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, बट हर स्टेज, जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन दैट इज सिंगल सेल, फिर वो डिवाइड करते 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 32, फिर 36, बनते 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 वो जब यूटेरस में आता है देन इट इज कवर्ड विथ ब्लड लेयर, एमनियोटिक बैग में रहता है वो, और फिर वो डेवलप करते करते फीटस में डेवलप करता है एंड द फीटस इज देन डिलीवर्ड आउट एंड दैट इज कॉल्ड इन्फेंट। समझ में आया इतना? तो हर प्रोसीजर के लिए एक टर्म दिया हुआ है, बायोलॉजिकल टर्म हम लोग इसी को बोलते हैं, राइट। तो अब एक स्पर्म क्या कर रहा है? फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को एंड देन इट डेवलप्स इनटू अ जाइगोट। तो टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। 2 तरीके के फर्टिलाइजेशन भी हो रहे हैं। एक्सटर्नल मतलब क्या होता है? ओवम बाहर है, स्पर्म बाहर है, दोनों ने फ्यूज किया, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड देन क्या हुआ? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक पेरेंट बॉडी में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर रहा है। अब नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है,
मेल बॉडी क्या कर रहा है, स्पर्म रिलीज करने का बस काम कर रहा है, बट एक्चुअली में फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हो रहा है, इंटरनल। कहाँ हो रहा है, फीमेल बॉडी में हो रहा है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हो रहा है, तो दैट विल बी नोन एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन बाहर टेक प्लेस कर रहा है, दोनों पेरेंट बॉडी के बाहर प्लेस हो रहा है फर्टिलाइजेशन, देन इट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात। तो जाइगोट जो है वो बाहर जब फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब इंटरनल देखो, यहाँ पे हम लोग रीड करने वाले हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। Internal fertilization, when fertilization takes place inside the animal's body, it is known as internal fertilization। अभी मैम ने बताया था कि one of the parent, जरूरी नहीं कि दोनों के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, हो भी नहीं सकता, that is not possible। तो if any one of the parent के अंदर फर्टिलाइजेशन, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर रहा है, then it will be known as internal fertilization। It occurs in many animals including humans, cows, dogs and hens। External fertilization क्या होता है, जिसको अंडरलाइन कर दे रहे हैं, when fertilization takes place inside the animal's body, it is known as internal। Example हो गया dog, hen, human, cows, etc। External क्या हो रहा है, in this type of fertilization the fusion of a male and a female gamete takes place outside the body of the animal's body। It is called external fertilization। किसी भी पेरेंट के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, आउटर वर्ल्ड में हो रहा है। अब जैसे मान लो अभी बहुत सारे साइंस डेवलप कर चुका है, बहुत सारे साइंटिफिक वेज आ गए हैं जहाँ पे अगर ह्यूमन नॉर्मली जिस प्रोसेस से एक्चुअली में फीटस डेवलप होता है वो नहीं हो पाता है, कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से, कुछ रिप्रोडक्टिव इश्यूज की वजह से, तो क्या करते हैं, इन वीवो फर्टिलाइजेशन होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम लोग बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, फीमेल जो हेल्दी फीमेल रहती है, रिप्रोडक्टिव इशू के विदाउट फीमेल रहती है, फिर किसी भी प्रॉब्लम, अगर मेल में प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रॉब्लम है, तो अगर मेल में प्रॉब्लम है तो हेल्दी स्पर्म जो रहता है वो फीमेल के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, एंड देन फीमेल की बॉडी के अंदर वो डेवलप कर रहा है। और कुछ प्रोसेसेस में क्या होता है, फीमेल का ओवा और मेल का स्पर्म, उसको आउटर साइंस लैबोरेटरी में क्या किया जाता है, फ्यूज करके वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, एंड देन फीटस डेवलप्स आउटसाइड द बॉडी, दैट विल बी नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। तो अभी बहुत सारा साइंस डेवलप कर चुका है और बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए हैं जहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के थ्रू भी ह्यूमन जो है वो बेबी कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, या फिर फीटस का डेवलपमेंट हो सकता है। समझ में आया। तो अगर कहीं भी फर्टिलाइजेशन दोनों पेरेंट के बॉडी के बाहर हो रहा है, इट विल बी नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर। बस यहाँ से डेफिनेशन ये रखो, याद रखो। समझ में आया। और इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या होता है, वो वहाँ पे वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं कर सकता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने गेमेट्स जो होते हैं वो पानी में छोड़ देते हैं। अब स्पर्म और ओवा पानी में रहता है और वो दोनों फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे फीटस का फॉर्मेशन होता है, एंड देन इट डेवलप्स इनटू अ न्यू यंग वन। समझ में आई बात। तो देखो, इट इज वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश, सॉरी सर्कल फॉर्म हो गया अब यहाँ। इतना चल जाएगा। ओके, सो it is very common in aquatic animals such as fish and starfish. For example, during spring or rainy seasons, frogs and toads move to ponds and rivers. When the male and female come together in water, the female lays the egg, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm then comes in contact with the eggs and fuses it. समझ में आया क्या होता है। स्प्रिंग और रेनी सीजन के टाइम पे फ्रॉग्स और टोड जो होते हैं वो पानी में जाके, मान लो फीमेल जो है वो एग्स ले कर दिया, कोई लीफ है या फिर
पानी के अंदर ही, एंड देन उसके ऊपर फिर मेल जो होते हैं वो अपना स्पर्म रिलीज करते हैं। तो अब स्पर्म जो है वो अपने टेल के थ्रू वाटर में मूव कर रहा है, और स्पर्म और ओवा जब कांटेक्ट में आता है तो एक दूसरे से फ्यूज करता है, एंड देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? सो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. Development of embryo takes place in the female reproductive part through following steps. Every month a single, चलो यही बता रहे थे अभी मैम, तो आगे बता देते हैं. Every month a single cell comes out of the ovary and reaches the fallopian tube of female reproductive system. उसके बाद क्या हो रहा है? During copulation, sperm reaches the fallopian tube where a sperm fertilizes the egg. This results in formation of zygote. Third step, the zygote divides repeatedly to give rise to a ball of cells. देखो क्या हो रहा है मेनली, ठीक है? दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल. ओके, मान लो ये ओवरी है, ठीक है? अब क्या होता है, ये टेढ़ा बन गया है क्या? बियर विथ मैम्स, देखो हमको बोर्ड पे बनाने का आदत नहीं है, ठीक है? तो अगर जो बन रहा है थोड़ा डायग्राम में इश्यूज होगा, क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं उसको, बट देन टू. ठीक है? दिस इज द मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओ क्या हो रहा है ये? चलो पहले इसको हम लोग लेबल कर देते हैं. इसको भी ओवरी बोल देंगे हम लोग, सेम चीज है दोनों साइड, ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब. ओके, सो अब यहाँ पे मान लो क्या प्रोसेस हो रहा है. यहाँ पे जब अ फीमेल व्हेन इज बॉर्न, कोई भी फीमेल चाइल्ड जब बॉर्न होती है, बर्थ होता है, तभी से उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ एग्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है? ऐसा नहीं है कि अचानक से एग्स जो हैं वो प्रेजेंट होने लग गए और द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. नो, तभी से थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ एग्स उसके ओवरी में प्रेजेंट रहेंगे. बट ये क्या रहता है? इनएक्टिव फॉर्म एंड इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. ठीक है? ओवरी में. मैच्योर कब करना होता है? जब फीमेल बॉडी प्यूबर्टी हिट करता है, जब टीनेज अपना हिट करेगा, 12, 13, 14, ये जब एज में जब एक फीमेल बॉडी चला जाता है, देन द प्यूबर्टी हिट्स. ठीक है? उसके बाद क्या कर रहा है? अभी तो बहुत ज्यादा मतलब फीमेल में नॉर्मली पहले के टाइम से अभी बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ जाता है, बहुत जल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो प्रोसेस करने लग जाता है. पहले के टाइम पे 15, 18 तक जाता था. 18 तक लोग फीमेल जो होते थे वो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन उनका नहीं होता था. लेकिन आज के टाइम पे 12, 13 इज द एज नॉर्मली जहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है. तो नॉर्मली होता क्या है, प्रोसेस क्या होता है इसका? तो जब टीनेज हिट करता है, प्यूबर्टी बॉडी में स्टार्ट होना चालू हो जाता है, देन एक एक एग जो है, वन एग मैच्योर्स
ऑल्टरनेटिवली एवरी मंथ में से मान लो एक मंथ में इस ओवरी से एक एग जो है वो मैच्योर होके बाहर निकला, ठीक है। बाहर निकलने के बाद ये क्या करेगा, फेलोपियन ट्यूब के तरह से होते हुए वो यहाँ पे जाके, नॉट यहाँ पे जाके वेट करता है फॉर अप्रॉक्स 24 टू ऑलमोस्ट 27 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स मतलब नॉर्मली 72 आवर्स वेट करता है यहाँ पे जाके वो एग, ठीक है, मैच्योर्ड एग। समझ में आया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये इस प्रोसेस के थ्रू जा रहा था, इस प्रोसेस पे जा रहा था, तब यूटेरस बोला कि अच्छा मैच्योरेशन चालू हो चुका है, वो अपने ओवरी से निकल रहा है एग, तो हमको अपना तैयारी कर लेना चाहिए। तैयारी किस चीज का करना चाहिए? देखो मैम बहुत अजीब काम करने जा रही है, ब्लड को पर्पल कलर दिखाएगी, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, अपना जो लेयर आउटर साइड है, ठीक है, इनर साइड जो है वहां पे एक थिक लेयर ऑफ ब्लड बना लेता है। अब ये लेयर ऑफ ब्लड क्यों बन रहा है, जरा बताना कोई, क्यों बन रहा है ये लेयर? अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मली यूटेरस को लगता है कि अब फीटस डेवलप होने वाला है, यूटेरस का काम बढ़ जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है। एग्जाम के पहले तैयार करते हो ना खुद को, पढ़ते लिखते हो, सब नहीं करते होगे, कुछ हैं जो नहीं करते हैं, एग्जाम के पहले रात को करना चालू कर देते हैं, बट यूटेरस वैसा नहीं होता है। यूटेरस कुछ दिन पहले से ही अपने आप को, जैसे इसको पता चलता है कि यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ एग स्टार्ट हो चुका है, वो निकलने वाला है, ये अपने आप को रेडी कर लेता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द फीटस, ठीक है। ये क्या करेगा, जैसे फीटस यहाँ पे अगर स्पर्म का एंट्री होता है तो स्पर्म का एंट्री होगा, ये अपने आप को इस तरीके से स्पर्म जो मतलब जो फीटस रहता है उसको कैच कर लेता है और एक साइड पे उसको पूरा कवर कर देता है, ठीक है। एंड देन वो कवर रहता है, उसके थ्रू ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है, फीटस को वो डेवलप करता है, सही तरीके से मूव कर पाता है, सब कुछ हेल्दी वे में हो पाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे ये रुका, ओके, एंड देन उस ड्यूरेशन में, उस टाइम पे 72 आवर्स में, तो यहाँ अगर वो स्पर्म का एंट्री यहाँ पे होता है, किसका एंट्री? एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है। एंट्री ऑफ स्पर्म अगर यहाँ पे होता है तो ये क्या करेगा, स्पर्म सीधे जाके इसको फ्यूज करेगा, यहाँ पे क्या होगा, fertilization will take place। समझ में आया? फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जैसे ही इसको फर्टिलाइजेशन हुआ, ये एग जो है स्पर्म के साथ फ्यूज किया, यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब ये जाइगोट जो है वो खुद को डिवाइड करके, जो सेल्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके, वो जो जाइगोट रहता है वो धीरे धीरे यूटेरस में आता है बड़ा बन के। ये नहीं कि जाइगोट जो सिंगल सेल था वही आ जाएगा, नहीं, मल्टीप्लाई, ये इस प्रोसेस के थ्रू ही वो मल्टीप्लाई करता है और वो एक बॉल ऑफ सेल्स के फॉर्म में यूटेरस पे आता है। यूटेरस जो रहता है वो उसको क्या करता है, एक साइड पे कैच कर लेता है, उसको चिपका देता है, उसको एक तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, जहां पे वो फीटस जो है वो फर्दर डेवलप करके एक न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? सोचो, एक सेल एक बेबी में कन्वर्ट कर रहा है तो कितना प्रोसेस लगता है, कितना टाइम लगता है, 9 मंथ्स लगते हैं, राइट।
तो इस प्रोसेस के थ्रू फीटस का डेवलपमेंट होता है एंड देन दैट फीटस, ये क्या होगा, यूटेरस को उस टाइम पे बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। उस टाइम पे क्यों हम लोग मदर जो रहती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, वो उनको हम लोग हेल्दी खाना खाने बोलते हैं। तो जो भी हेल्दी वो खा रही हैं, वो एनर्जी, वो न्यूट्रिएंट जो होता है वो फीटस तक जाता है और उसको यूटेरस जो रहता है उस टाइम पे उसको एनर्जी, क्योंकि वो एनलार्ज होते जा रहा है, राइट, वो डेवलपमेंट हो रहा है बेबी का, तो यूटेरस को उस टाइम पे इलास्टिसिटी की जरूरत होती है, एनलार्जमेंट की जरूरत होती है। तो ये जो यूटेरस है वो इनलार्ज होते जाएगा और फीटस जो है वो डेवलप करते 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 एक न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट करता है। समझ में आया? ये हो गया कि एंट्री ऑफ स्पर्म होता है तो दिस इज द प्रोसेस। अगर एंट्री ऑफ स्पर्म हो रहा है तो ये प्रोसेस जो पॉइंट्स में लिखा है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन के टाइम पे ही स्पर्म जो है वो एंट्री कर रहा है, यहाँ पे एंट्री किया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद फीटस का डेवलपमेंट हुआ, राइट। इस प्रोसेस को देखो पॉइंट्स में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन स्पर्म्स रीच द फैलोपियन ट्यूब वेयर द स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देखो इस तरीके से जाइगोट जो रहता है वो फैलोपियन ट्यूब, ये देखो यहाँ पे वेट करता है, यहाँ पे वेट करता है एंड देन एम्ब्रियो जो रहता है वो डेवलप करता है। द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू अ बॉल ऑफ सेल्स, अभी बताए थे। The cells then begin to form groups that develop into different tissues. अब ये सेल क्या है, डिवाइड करते 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 टिश्यूज में कन्वर्ट करता है, वो टिश्यूज ऑर्गन्स में कन्वर्ट करती हैं, ऑर्गन सिस्टम में कन्वर्ट करता है एंड देन द होल न्यू ह्यूमन बीइंग इज डेवलप्ड। समझ में आया? दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। तो जो टिश्यू में डेवलपमेंट होता है सेल्स का उसको हम लोग बोल रहे हैं एम्ब्रियो, ये चीज ध्यान में रखना। द एम्ब्रियो गेट्स इम्प्लांटेड, अभी बताए थे, इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पे एम्ब्रियो जो रहता है, ये यहाँ से यहाँ तक आया, दैट विल बी नोन एज एम्ब्रियो, ठीक है। अब ये एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पे इम्प्लांट किया, उसको एमनियोटिक बैग में डाला एम्ब्रियो को एंड देन दैट एम्ब्रियो विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू अ फीटस। The embryo gets implanted in the wall of uterus for further gradually develop the body parts such as hand, legs, head, eyes, ears। ये सब obvious सी बात है, ह्यूमन बीइंग डेवलप हो रहा है या कोई भी एनिमल डेवलप हो रहा है तो इस ऑर्गन्स डेवलप होना जरूरी है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज नोन एज फीटस। बताया था मैम ने। देखो यहाँ पे एक और टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ है, मैम ने फीटस बोला, इन्फेंट बोला, जाइगोट बोला। यहाँ पे जाइगोट जब फीटस तक, जाइगोट और फीटस के बीच में भी एक प्रोसेस, एक नाम होता है, एक टर्म होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियो। जाइगोट जब सेल्स में डिवाइड करके अपने आप को टिश्यू में कन्वर्ट करने लग जाता है और वो इम्प्लांट हो जाता है आके किस में, यूटेरस में, दैट टर्म विल बी नोन एज एम्ब्रियो। यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो जो रहता है वो फर्दर डेवलप करके जब सारे बॉडी पार्ट्स उसके विजिबल हो जाते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग उन बॉडी पार्ट्स को, देन दैट उस पर्टिकुलर टाइम पे जो फॉर्मेशन जो डेवलप्ड रहता है एम्ब्रियो, उसको हम फीटस बोलते हैं। समझ में आया? ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन बायोलॉजिकल टर्म। समझ में आई बात? सो जो जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं देन इट इज नोन एज फीटस। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज कंप्लीट द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। और इस बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेंट। क्या बोलते हैं, इन्फेंट, INFANT, इन्फेंट। समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एग शेल्स इन हेन। अब हेन का देखते हैं। अच्छा, एक और प्रोसेस है, मेंस्ट्रुएशन का। अगर मान लो हाउ डज मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स मतलब फीमेल्स, मोस्ट, ये फीमेल्स का बात हो रहा है। कैसे होता है? जब हम
देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो ऊपर नीचे हो गया ओवरी क्या, देखो अब क्या होता है, जैसे मान लो हम ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं कि अगर स्पर्म का एंट्री होता है तो क्या होता है, ये प्रोसेस पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर मान लो स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, ये क्या है, ये पूरा तैयार है, अपने आप को पूरा ब्लड लाइनिंग से क्या कर चुका है, थिक कर चुका है, थिक ब्लड लाइनिंग से उसको डिपोजिशन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ पे ओवम जो है वो वेट कर रहा है फॉर 72 आवर्स, लेकिन स्पर्म का एंट्री नहीं होता है, स्पर्म डज नॉट एंटर नहीं होगा तो क्या होता है, ये जो है ये यहाँ पे डिसेंट्रीगेट करके टूट टूट के यूटेरस तक पहुंचेगा, और ये ब्लड लाइनिंग जो रहता है ये भी डिसेंट्रीग्रेट करके यूटेरस जो रहता है इसको तोड़ देता है, डिसेंट्रीगेट करके इस तो प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो गया, यूटेरस हो गया। यूटेरस, दिस इज वेजाइना, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब यूटेरस, ओहो अलग ही दिक्कत है ये। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ये डिसेंटीग्रेट करके ब्लड जो रहता है वो वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो यहां पे इसे हम पॉइंट वाइज लिखें, इफ द स्पर्म डज नॉट एंटर uterus formed by the uterus gets disintegrated. Disintegrated, and this process is known as menstruation, not mensuration of maths, menstruation. समझ में आया सबको? इस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, ब्लड जो रहता है वो डिसेंटीग्रेट करके फ्रॉम वेजाइना बाहर निकलने लग जाता है, जिसको हम लोग कैजुअली पीरियड्स बोलते हैं, एंड द बायोलॉजिकल टर्म फॉर दैट इज मेंस्ट्रुएशन। समझ में आया? चलो आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ एग शेल इन हेन्स। Internal fertilization takes place in hens. After fertilization, the zygote divides continuously and moves to the oviduct. तो जब fertilization हो चुका होता है तो zygote खुद को continuously divide करते जाता है और oviduct तक पहुंचता है. As it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell in a hen
एग इज वन सच प्रोटेक्टिव लेयर। तो जैसे जैसे वो जाइगोट जो रहता है वो नीचे चला जाता है, वैसे वैसे बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो एग शेल हम लोग देखते हैं, दैट इज वन ऑफ द प्रोटेक्टिव लेयर्स। आफ्टर द हार्ड शेल इज फॉर्म, द hen फाइनली लेज द एग। तो जब वो फर्टिलाइजेशन हो गया है, एग शेल का फॉर्मेशन हो चुका होता है, हार्ड शेल बन चुका होता है, तब जाके hens जो होते हैं वो अपना एग को ले करते हैं, ठीक है। द एम्ब्रियो टेक्स अबाउट 3 weeks टू डेवलप इनटू अ चिक। तो एम्ब्रियो जो रहता है वो चिक में डेवलप करने के लिए कितना टाइम लगता है? 3 weeks लगते हैं। The hen sits on the egg to provide sufficient warmth। तो अब एम्ब्रियो को चिक में डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है, वार्मथ की जरूरत होती है, जो हेन्स प्रोवाइड करते हैं उस पे एग्स पे बैठ के, राइट। After the chick is completely developed, it burst open in the eggshell। तो eggshell को burst करके, क्रैक करके जो चिक्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और इस प्रोसेस के थ्रू जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का फीटस तक का, चिक तक का, वो कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया कैसे हो रहा है फॉर्मेशन ऑफ एगशेल इन हेन्स? तो जब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करके जाइगोट कहाँ हो रहा है, वो ओविडक्ट मतलब ओवरी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हो जा रहा है, और वो जब तक ओविडक्ट तक पहुंचता है तब तक उसके आसपास बहुत सारे लेयर्स बनना चालू हो जाते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स। और इस लेयर को बनाते बनाते एक हार्ड कवरिंग, हार्ड शेल बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एग शेल, राइट। तो वो जो कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड लेयर होता है चिक के एम्ब्रियो के आसपास, तो वो जब बन जाता है तब हेन्स जो होते हैं वो उन एग्स को ले कर देते हैं, एंड देन उसके बाद जो एम्ब्रियो होता है वो चिक तक का, वो फीटस तक का डेवलपमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और वो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली मिलने के बाद जब वो प्रॉपर फीटस में डेवलप कर चुका होता है, चिक बन चुका होता है, तो वो एग शेल को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। प्रोसेस समझ में आया पूरा कैसे हो रहा है? समझ आ रहा है? ओके। विविपेरस एनिमल्स, दो तरीके के एनिमल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे हम लोग उनको पढ़ने वाले, ठीक है। विविपेरस एनिमल्स एंड ओविपेरस एनिमल्स। द एनिमल्स व्हिच गिव बर्थ टू यंग वंस डायरेक्टली आर नोन एज विविपेरस एनिमल्स। जो यंग वंस को डायरेक्टली गिव बर्थ करते हैं, कोई एग नहीं, कोई अदर फॉर्म नहीं, डायरेक्टली यंग वंस का बर्थ होता है थ्रू रिप्रोडक्शन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। तो उसमें हमें बोलते हैं दीज आर द ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स विच आर विविपेरस इन नेचर, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो एग ले करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। दोज एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड एज ओविपेरस एनिमल्स। एग्जाम्पल हैन, फ्रॉग्स। और नॉर्मली विविपेरस में क्या क्या हो जाएगा? ह्यूमन बींग्स, डॉग, काउज, जितने भी एनिमल्स होते हैं, राइट। समझ में आया ओविपेरस और विविपेरस का डिफरेंस? जो यंग वंस डायरेक्टली बर्थ दे रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं विविपेरस, और जो एग ले कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं ओविपेरस। समझ में आया ना? अब हम लोग पहले पढ़े थे, बताए तुम लोगों को कि आजकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है अदर देन द नेचुरल प्रोसेस, ठीक है। तो उन सब प्रोसेसेस को हम लोग IVF में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन लैबोरेटरी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दस फर्टिलाइजेशन कैरिड आउट इन लैबोरेटरी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 2 बार एक ही लाइन लिखा हुआ है, वाह, कोई बात नहीं, हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। अ बायोलॉजिकल प्रोसेस कैरिड आउट इन लैबोरेटरी इज कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जो हम लोग का लैबोरेटरी में अकर करता है उसको हम लोग बोल रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सम वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज ऑफ ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड एंड रिजल्ट स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। तो कुछ विमेन में कभी कभी मेल में स्पर्म काउंट का डिफरेंस रहता है, स्पर्म का स्ट्रेंथ उतना नहीं रहता है जो ओविडक्ट तक पहुंच सके। बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम्स होता है जहाँ पे नेचुरल प्रोसेस से रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। स्पर्म एंटर वुमेन में होता है, ओविडक्ट ब्लॉक्ड रहता है, ठीक है। तो कभी कभी सर्जरी के थ्रू भी करवाया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जरी करवाने के बाद भी ओविडक्ट नहीं खुल सकता,
तो उन प्रोसेसेस में क्या होता है, जो जाइगोट है उसका फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, स्पर्म जो है वो ओविडक्ट तक, ओवम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, ओवरी जो मैच्योर्ड ओवम रहता है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द ओविडक्ट, एंड स्पर्म जो रहता है फ्रॉम मेल उसको हम लोग लैबोरेटरी में फर्टिलाइज करवा के, जो अब देखो क्या हो रहा है, नॉर्मली यूटेरस हेल्दी है विमेन का, फीमेल का जो जहाँ पे जिसमें प्रोसेस प्रॉब्लम हो रही है उसका यूटेरस हेल्दी है, यूटेरस बेबी को कैरी कर सकता है, फीटस में डेवलप कर सकता है, एम्ब्रियो को डेवलप कर सकता है, लेकिन ओविडक्ट में प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट कर देते हैं फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। हम वहां से ओवम को बाहर ले आए, स्पर्म लिए, उसको फर्टिलाइज किए, उसको जाइगोट बनाए, और जितना सेल स्ट्रक्चर तक, जितना बॉल ऑफ सेल में वो यूटेरस तक पहुंचता है उस तक, उतना तक डेवलप किए उसको, और हम डायरेक्ट उसको यूटेरस में प्लेस कर दिए। अब क्या हो रहा है, अब नेचुरल प्रोसेस अकर कर रहा है। अब यूटेरस में नॉर्मली जैसे बेबी डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप करके फीटस बनाता है, वैसे वैसे डेवलपमेंट होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा, वो डिलीवरी होगा, इन्फेंट डिलीवर करेगा। समझ में आया? ये होता है नॉर्मली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ का मतलब यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, पूरा बेबी डेवलप नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन करके हम लोग उस स्टेज तक, उस सेल स्टेज तक पहुंचा के, जहाँ तक यूटेरस में पहुंचता है उस सेल स्टेज तक पहुंचा के हम यूटेरस में वापस से इम्प्लांट कर देते हैं, और फिर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक्स प्लेस। समझ में आई बात? चलो इसको हम लोग रीड करते हैं। Some women are unable to bear babies because of oviducts are blocked, and result sperm cannot reach the egg for fertilization. Doctors collect freshly released egg and sperms and keep them together for few hours for IVF or in vitro fertilization. That is fertilization outside the body. ये external fertilization हो जाएगा, ये internal नहीं होगा। समझ में आया? If fertilization occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is transferred into the mother's uterus. Implant कर दिया जाता है यूटेरस में. Whole development takes place in the uterus and the baby is born like any other baby. Babies born through this technique are called test tube babies. इसी को हम लोग test tube baby बोलते हैं. यहाँ पे पूरा बेबी का फॉर्मेशन बाहर नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन बाहर हो रहा है, और उस सेल स्टेज तक हम लोग एक वीक तक। अब देखो जरूरी नहीं है कि जो ओवम हम निकाले हैं और जो स्पर्म हम कलेक्ट किए वो सब जरूरी है कि फर्टिलाइज करेगा ही करेगा, इसमें भी हमेशा सक्सेस नहीं होता है। दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड डिटेल्ड प्रोसेस, बहुत टाइम लगता है इसमें और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्मली लैबोरेटरी में इतना काम हो रहा है, ओवम को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग जो फ्रेशली मैच्योर्ड ओवम रहता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, और स्पर्म को हम लोग कुछ टाइम तक खुद ऐसे रखते हैं नॉर्मली बाहर लैब में। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो भी नेचुरल प्रोसेस ही हो रहा है, वहाँ पे भी कोई मैनकाइंड का कोई इंटरवेंशन नहीं है, वहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है कि नहीं फर्टिलाइज करवाए हैं हम लोग, नो। वहाँ पे भी मतलब पेट्री डिश में या फिर कहीं भी सेल को, जो ओवम है उसको स्पर्म के साथ छोड़ दिया जाता है। अब वो एक स्पर्म जो फर्टिलाइज कर रहा है ओवम को, वो फर्टिलाइजेशन वहाँ करेगा, और मतलब जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ पे नेचुरल प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम इश्यूज, तो नॉर्मली उसको लैब में हम लोग बस फर्टिलाइजेशन, उसको एक हम एरिया दिए हैं, प्लेस दिए हैं फर्टिलाइजेशन करने का, जो नॉर्मली ओविडक्ट में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में नहीं हो पा रहा था। हम वो प्लेस दिए, वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन खुद ब खुद हुआ, जो भी फर्टिलाइजेशन है वो खुद हुआ। वो जाइगोट का फॉर्मेशन हम जाइगोट को एक्सट्रैक्ट करके वहाँ से इस तरीके से मतलब 1 वीक और इतना टाइम रख देते हैं कि वो खुद जितना सेल स्टेज में वो यूटेरस में पहुँचने वाला था वो उतना सेल स्टेज तक पहुँच जाए। उसको हम वो टेम्परेचर देते हैं, वो इन्वायरमेंट देते हैं। समझ में आई बात? और फिर उस एम्ब्रियो को हम जाके यूटेरस में प्लेस कर देते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, और फर्दर डेवलपमेंट जो होता है बेबी का वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ही होता है। एंड दीज टाइप्स ऑफ बेबीज आर नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, प्रोसेस समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार चैप्टर है, समझने का बहुत कुछ है। और नॉर्मली अगर देखो कभी तुम केमिस्ट्री पढ़ते तो एटम्स देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। मॉलिक्यूल्स दिखते हैं? नहीं दिखते। इक्वेशन जो हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो दिखते हैं? नहीं दिखते। तो वहां पे इमेजिन करना पड़ता है। फिजिक्स में तुमको फोर्स दिख रहा है? दिख तो कुछ नहीं रहा होता है ना,
तो वहां पे तुमको इमेजिन करके रिलेट करना पड़ता है कि अच्छा ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन बायोलॉजी इज द ओनली सब्जेक्ट जहाँ पे तुमको दिख सकता है, तुम फील कर सकते हो, तुम्हारे बॉडी के बारे में तुमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो वहां पे इंटरेस्ट यहीं से आता है कि खुद के जिस जो देख सकते हो, जो जान सकते हो, जो फील कर सकते हो, दैट इज द सब्जेक्ट बायोलॉजी। तुमको खुद के बॉडी में, एनिमल के बॉडी में तुम देख के अच्छा ये ऐसे मैम ने बताया था कि अच्छा हाँ ये चीज होता है। टच मी नॉट प्लांट को हम टच किए तो उसका लीव्स उसका क्या हुआ, श्रिंक कर गया। क्यों हुआ ये चीज? ये पूरा प्रोसेस तुम बता सकते हो किसी को, समझ में ज्ञान पूरा दे सकते हो कि देखो ऐसे ऐसे होता है तभी ऐसे होता है। आ रही बात समझ में? तो बायोलॉजी इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा एक्स्ट्रा। ओके, आज का ज्ञान यही था, खत्म होता है यहीं पे। ओके, यंग वंस टू अडल्ट। अब यंग वंस अडल्ट में कैसे डेवलप करते हैं, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? डायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हेन द यंग वंस ऑफ एन एनिमल रिजेंबल द अडल्ट देन डायरेक्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। जैसे हैन, मैन, मंकी, ये सब में क्या हो रहा है? डायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, एग था, एग जो है वो 3 वीक के बाद चिक में कन्वर्ट किया, चिक जो है फिर फर्दर हैन या कॉक जिसमें भी डेवलप करेगा। ओके, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या हो रहा है? जहां पे जो डेवलपमेंट है, जैसे फ्रॉग में क्या होता है, एग जो होता है वो फिर टैडपोल में डेवलप करता है, टैडपोल फिर टेल अपना इंसर्ट करता है, फिर टेल मतलब टैडपोल जो है फर्दर जाके वो अडल्ट फ्रॉग में डेवलप करता है, राइट। एग डायरेक्ट जाके अडल्ट फ्रॉग में या फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं करता है, वो पहले टैडपोल बनता है। तो ये हम लोग बोल रहे हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। व्हेन द यंग वंस ऑफ एन एनिमल डू नॉट रिजेंबल द अडल्ट देन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। जैसे फ्रॉग में हो गया, बटरफ्लाई, सिल्क मॉथ। बटरफ्लाई में क्या होता है? पहले वो मॉथ में कन्वर्ट करता है, राइट। अब वो मॉथ जो रहता है वो अपने आसपास में कुकून बनाता है, कुकून से फिर बटरफ्लाई निकलती है। तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। समझ में आई बात? तो जो डेवलपमेंट एडल्ट वन से रिजेंबल करके उसी में डेवलप करता है उसको हम लोग बोल रहे हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड जो अडल्ट वन से रिजेंबल नहीं करता है और फर्दर डेवलप करके फिर कुछ प्रोसेस के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद जाके उस अडल्ट वन में डेवलप करता है, दैट डेवलपमेंट इज नोन एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मेटामॉर्फोसिस, ये तुम लोग पहले भी पढ़े हो शायद। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन एग्जाम में आ सकता है इसका। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। Metamorphosis. In case of indirect development, transformation of young ones into adult through drastic changes is called metamorphosis. Indirectly अगर बोले तो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल होता है उसको भी हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोल सकते हैं। लार्वा टू बटरफ्लाई undergoes what? Metamorphosis. In case of indirect development, transformation of young ones into adult through drastic changes is called metamorphosis. Larva of butterfly undergoes metamorphosis to become a butterfly. A tadpole undergoes metamorphosis to become a frog. तो कुछ drastic changes, वही बोले ना, indirect development में क्या हो रहा है? कुछ steps के बाद adult one में develop कर रहा है, resemble कर रहा है अपने adult one से, तो उस process को ही हम लोग metamorphosis बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है यंग वन से लेके अडल्ट वन तक का, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मेटामॉर्फोसिस। जैसे लार्वा ऑफ बटरफ्लाई जो रहता है वो अंडा क्या करता है? मेटामॉर्फोसिस में जाता है एंड देन डेवलप्स इनटू अ बटरफ्लाई। वैसे ही क्या हो रहा है? टैडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस करता है एंड देन डेवलप्स इनटू एन अडल्ट फ्रॉग। ओके, देखो लाइफ साइकिल क्या होता है? एग होता है, वो क्या कर रहा है? कैटरपिलर में डेवलप कर रहा है, कैटरपिलर फिर क्रिसालिस में कन्वर्ट करता है, दैट इज कुकून बनाता है अपना, और क्रिसालिस जो होता है फिर कुकून से बटरफ्लाई डेवलप करता है। बटरफ्लाई एग दी, उसमें से बटरफ्लाई नहीं निकलती है, मॉथ निकलते हैं, मॉथ डेवलप करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स। अब हम लोग सेक्सुअल मेथड पूरा कंप्लीट कर लिए, समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग सारा पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The process of reproduction in which new individuals are produced from single parent. तुम लोग क्लास 7 में भी पूरा asexual reproduction पढ़े हो, budding, fragmentation, और क्या होता है? budding होता है, fragmentation, binary fission होता है, multiple fission, binary fission, ये सब हर तरीके का तुम लोग asexual reproduction पढ़ चुके हो। हम लोग फिर से एक बार
पढ़ लेते हैं, इनहेंस वे में रहेगा, डेवलपमेंट होगा। अभी तुम लोग क्या है, तुम लोग 7 में पढ़ोगे, फिर 8 में पढ़ोगे, फिर 9 में पढ़ोगे, फिर 10 में भी पढ़ोगे, सेम चीज पढ़ना है। इसलिए बोले 7 में जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग का नींव, हम लोग का बेस स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके ऊपर जो ब्लॉक्स बनते जाते हैं दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर। ओके, तो दिस रिप्रोडक्शन मेथड इज सीन इन दोज मल्टीसेलुलर एनिमल्स विच आर हाईली सिंपल इन नेचर। बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है बडिंग, हाइड्रा में होता है बडिंग। तो ये क्या है? सिंपल ऑर्गेनिज्म से, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट नहीं है, रेस्पिरेशन के अलग, रिप्रोडक्शन के अलग नहीं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए उनको, तो वो सिंपली रिप्रोडक्शन करते हैं। ईस्ट में क्या होता है? ईस्ट है, न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा? एक बड बना लेगा, ठीक है, और ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होता है? ये जो है वो न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, न्यूक्लियस अलग अलग हो गया, और ये फिर फर्दर जाके ये बर्डिंग जो है वो, सॉरी, ये बर्डिंग जो है वो, बर्ड जो है वो और डॉटर सेल्स बना लेता है। देखो ये बनाया, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा। इस तरीके से जो है डेवलपमेंट डॉटर सेल्स का वो चलता चला जाता है। इस तरीके से ईस्ट में बडिंग होता है, राइट। तो और फिर फर्दर ये फर्दर डिफरेंट डॉटर सेल्स में कन्वर्ट कर जाएगा। तो ये सिंपल ऑर्गेनिज्म से बडिंग करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। A small bud or bulge develops on their body. After developing, the bud gets detached from the parent body to begin life as a new individual. Since new individuals develop from the buds, this type of asexual reproduction is called budding. तो न्यू डेवलपमेंट, न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रहा है? बर्ड के थ्रू हो रहा है। तो इसमें इसको हम लोग बोल रहे हैं बडिंग। हाइड्रा में कैसे होता है? दिया होगा एग्जाम्पल, देखो हाइड्रा में इस तरीके से होता है। ये ईस्ट का हाइड्रा में कैसे होता है? ये हाइड्रा है, यहाँ पे एक बल्ज फॉर्म हुआ, बल्ज जो है वो फिर हाइड्रा में डेवलप किया, फिर एक न्यू इंडिविजुअल में यहाँ से टूट के ये न्यू इंडिविजुअल में डेवलपमेंट करने लगेगा। आई बात समझ में? इस तरीके से बडिंग होता है किसमें? किसमें? हाइड्रा में। Binary fission. What is binary fission? This method of reproduction is seen in unicellular animals. Example, amoeba. In this method, an organism divides and forms two daughter cells. First, the nucleus divides and forms two daughter cell nuclei. Then the cytoplasm in the mother cell divides into nucleus and its own cell organelles, which then develop into a fully formed adult. For example, पैरामीशियम, लशमानिया, अमीबा, ये सब में बाइनरी फिजन टेक प्लेस करता है। ये पेरेंट सेल था, ठीक है। अब क्या किया? ये पेरेंट सेल जो है अपना न्यूक्लियस को दो में डिवाइड कर लिया, न्यूक्लियाई डेवलपमेंट डिवीजन हो गया। समझ में आया? अब ये जो रहता है ये अपने आप को ही बीच में ऐसे एक प्लेट बना के या फिर अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। न्यूक्लियस पहले डिवाइड कर गया, अब वो दो न्यूक्लियस जो रहेगा वो पूरे पेरेंट बॉडी को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करने लग जाता है। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनल सारे डिवाइड करने लग जाएंगे, ओके। एंड देन टू डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन पेरेंट सेल। समझ में आई बात? इस तरीके से बाइनरी फिजन टेक प्लेस करता है। अब क्लोनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लोन? क्लोन क्या होता है? फिजिकली एंड जेनेटिकली जो यंग वंस अपने पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं उनको हम क्लोन बोलते हैं। ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर यही पढ़ाया है मैम ने। क्लोन क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लोन? चलो क्लोन का एग्जाम्पल मतलब डेफिनेशन लिख देते हैं।
to their parent both physically एंड जेनेटिकली भी कोई वेरिएंस नहीं होता है, कोई जेनेटिकली, बोथ फिजिकली एंड जेनेटिकली आर नोन एज क्लोन। कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, जैसा आंख पेरेंट का वैसा ही आंख यंग वंस का, जैसा शक्ल पेरेंट का वैसे ही सेम शक्ल यंग वन का, जैसा जीन्स में जैसे मतलब आदतें पेरेंट की वैसे ही सेम आदत यंग वन का, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। फिजिकली एंड जेनेटिकली सारे जितने भी जो भी वेरिएंस होता है, जो भी क्या बोले आइडेंटिफिकेशन होता है पेरेंट का, सेम गोज टू द न्यू वन। जो न्यू वन प्रोड्यूस हुआ है उसको सेम रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। वो नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में नहीं हो सकता है, या फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे क्लोनिंग नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएंस आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है ना मेल और फीमेल गेमेट का। दोनों मेल और फीमेल गेमेट सेम तो नहीं हो सकते, और फ्यूजन जहाँ पे टेक प्लेस करता है वहाँ पे क्लोनिंग हो ही नहीं सकता। इतना चीज ध्यान रखना। ओके, सो क्लोनिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। किसी भी सेल का एग्जैक्ट कॉपी बनाना, कोई लिविंग पार्ट का अगर एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, या फिर पूरे ऑर्गेनिज्म का सेम एग्जैक्ट कॉपी बन रहा है, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। समझ में आया? Exact copy of a cell, any other living part or whole living organism. Cloning process of an animal was successfully performed for the first time by Ian Wilmut. नाम याद रखना। तो आयन विल्मट एंड हिज कलीग्स एट द रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है एग्जाम में से क्वेश्चंस आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए तुम लोग का। तो क्लोनिंग सबसे पहले कौन परफॉर्म किए थे और सक्सेस हुआ था? ही वॉज इयान विल्मट एंड हिज कलीग्स। कहाँ पे हुआ था? तो रॉसलिन इंस्टीट्यूट ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड। दे क्लोन्ड सक्सेसफुली अ शीप नेम्ड डॉली। तो फर्स्ट डॉर्सेट, फिर डॉर्सेट था, फिर स्कॉटिश ब्लैकफेस यू बना और डॉली। तो ये इन दोनों का क्लोनिंग हुआ और डॉली नाम का एक शिप उन्होंने बनाया था। डॉली भी कैसा नाम रखा, इंडियन नाम है ना डॉली। During the process of cloning sheep named Dolly, a cell was collected from a mammary gland of a female fin Dorset sheep. Female fin Dorset का sheep से mammary gland collect किया, ठीक है। mammary gland का cell collect किया and simultaneously an egg was collected from the Scottish। देखो इससे क्या किया, cell of mammary gland और इससे एग, ठीक है। मैमरी ग्लैंड क्या होता है समझ में आया ना, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स आर नोन एज मैमरी ग्लैंड। और इससे एग कलेक्ट किया एंड देन उसके बाद क्या किया गया, द न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग, और उस एग से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया गया। आफ्टर दैट द न्यूक्लियस ऑफ द मैमरी ग्लैंड सेल from the fin Dorset sheep was inserted into the egg of Scottish black-faced ewe whose nucleus had been removed. Then this egg was implanted into the Scottish black-faced ewe. Development of this egg followed normally and then finally Dolly was born. It was found to be absolutely identical to the fin Dorset sheep from which the nucleus was taken. तो यहाँ पे basically क्या किया गया, देखो फिन डॉर्सेट शीप जो था उससे उसके मैमरी ग्लैंड से एक सेल लिया गया, ठीक है, और जो अदर वॉज स्कॉटिश ब्लैकफेस यू, स्कॉटिश ब्लैकफेस यू का एक एग लिया गया, ठीक है। अब उस एग का न्यूक्लियस हटा के इसके मैमरी ग्लैंड का जो न्यूक्लियस था, मैमरी ग्लैंड के सेल का जो न्यूक्लियस था, उसको उसके न्यूक्लियस की जगह प्लेस कर दिया गया, ठीक है। अब उस एग को फिर वापस से ब्लैकफेस शीप यू के
जहाँ भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डाला गया, एंड देन जब वो डेवलप किया तो डॉली वॉज बॉर्न, एंड वो क्या था, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफेस, नहीं सॉरी, फिन डॉर्सेट शीप। देखो बताते क्या हुआ। इसका मैमरी ग्लैंड का सेल लिया गया और इसका एक एग लिया गया। इस एग का क्या किया गया, न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड, ठीक है, और इसके न्यूक्लियस को यहां पे प्लेस कर दिया गया इसके एग में। इसके न्यूक्लियस को एग में प्लेस कर दिया गया, ठीक है। और जब ये एग जो है वो डेवलप हुआ तो डॉली का फॉर्मेशन हुआ। ये बर्थ लिया डॉली ने, और डॉली वॉज एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ किसका, फिन डॉर्सेट का, फिन डॉर्सेट मतलब इसका एग्जैक्ट कॉपी। समझ में आया ये चीज? तो यहां से हम लोग को क्या समझ में आया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है जिससे जब फ्यूजन होता है तो उससे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है या जो भी न्यू वंस डेवलप कर रहा है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा, उसका जो भी जेनेटिक का फंक्शन पता चलेगा, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। क्योंकि इसका न्यूक्लियस हम इस सेल में डाल दिए, सेल से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेल तो इसी का था, तो सेल आना चाहिए था किसका कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कॉटिश कैरेक्टरिस्टिक्स का, स्कॉटिश ब्लैक फेस यू का, लेकिन आया किसका, फिन डॉर्सेट का। तो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। तो जब हम न्यूक्लियस एक्सचेंज कर दिए तो इस वजह से इसका जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स था वो न्यू वन में चला गया। समझ में आई बात? इसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोनिंग।